पिछले कुछ दिनों से भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर बहस के केंद्र में है। इस बार वजह कोई परीक्षा घोटाला नहीं है, न ही कोई रैंकिंग रिपोर्ट, बल्कि एक नया नियम है। और उस नए नियम का नाम है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। एक ऐसा सिस्टम जो शिकायत दर्ज करेगा, जांच करेगा। सुनने में ये एक सुधार जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही ये नियम लागू हुआ, देश भर के छात्र, शिक्षक, शिक्षाविद और संवैधानिक विशेषज्ञ सवाल उठाने लगे। लोगों ने सवाल उठाया कि कहीं ये रेगुलेशन भेदभाव खत्म करने के नाम पर नया भेदभाव तो नहीं पैदा कर रहा, कहीं समानता के नाम पर कानूनी असमानता तो नहीं गढ़ी जा रही है। क्योंकि इतिहास गवाह है, हर वो कानून जो न्याय शब्द से शुरू होता है, जरूरी नहीं कि उसका अंत भी न्याय पर ही हो। ये बहस किसी जाति के पक्ष या विपक्ष की नहीं है। ये सवाल है, क्या कानून सभी नागरिकों को एक समान सुरक्षा देता है या फिर एक पूरे वर्ग को यो कानूनी रूप से अस्तित्वहीन बना देता है? और यही सवाल इस पूरे विवाद की जड़ में है। किसी भी नए कानून की परिकल्पना का प्रारंभिक आधार वे आंकड़े होते हैं जो संकेत देते हैं कि शायद हमें एक नए कानून की आवश्यकता है। लेकिन डेटा को कभी भी अंतिम सत्य मानकर न कानून बनाया जाता है, ना ही उसका स्वरूप तय किया जाता है। क्योंकि किसी भी डेटा के यथार्थता में त्रुटि या उसकी प्रस्तुति भ्रामक, मैनिपुलेटेड और सेलेक्टिव होने की पूरी संभावना होती है। और ऐसी ही समस्या यूजीसी के इस नए रेगुलेशन को लेकर भी सामने आ रही है। आइए समझते हैं आखिर क्यों। भारत में जाति आधारित भेदभाव के मामलों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में एक आंकड़ा बार बार सामने रखा गया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2019-20 में 173 शिकायतें दर्ज हुई, वर्ष 2020-21 में 182, वर्ष 2021-22 में 186, वर्ष 2022-23 में 241 और वर्ष 2023-24 में 378 शिकायतें दर्ज की गईं। इन आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पिछले 5 वर्षों में भेदभाव की शिकायतों में लगभग 118.4% की वृद्धि हुई है। कि आप देख सकते हैं, पिछले सालों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में 118% की वृद्धि हुई है। यही आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका का आधार बना और इसके बाद सरकार को निर्देश दिए गए कि एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए ताकि विश्वविद्यालयों में भेदभाव को समाप्त किया जा सके। लेकिन किसी भी नीति को बनाने से पहले डेटा को केवल देखना ही नहीं, बल्कि उसे समझना भी जरूरी होता है। यदि हम इसी आंकड़े को गहराई से देखें तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 के बीच देश के 704 विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े 1553 कॉलेजों यानी कुल 2257 उच्च शिक्षण संस्थानों में इन 5 वर्षों के दौरान कुल 1160 भेदभाव की शिकायतें दर्ज हुईं। यानी औसतन 5 वर्षों में एक विश्वविद्यालय में लगभग 1.6 मामले, पूरे 5 वर्षों में 2 मामले भी नहीं। अब सवाल यह है कि जिस 118.4% वृद्धि को इतना भयावह बताया गया, क्या वह वास्तविक संख्या में भी उतनी ही भयावह है? अगर हम ये भी मान लें कि भेदभाव के आधे मामले रिपोर्ट ही नहीं होते और इस आंकड़े को दोगुना कर दें, तब भी यह संकट किस स्तर का बनता है? दरअसल यहां समस्या प्रतिशत की नहीं है, समस्या है आधार संख्या की। जब आधार बहुत छोटा होता है तो प्रतिशत अपने आप भयावह दिखाई देने लगता है, जबकि वास्तविक प्रभाव नगण्य या सूक्ष्म ही रहता है। यही वजह है कि नीति बनाते समय प्रतिशत नहीं, बल्कि प्रति संस्थान प्रभाव को देखना जरूरी होता है। जबकि इससे इतर भारतीय शिक्षा प्रणाली की लचर व्यवस्था और गुणवत्ता से जुड़े जो वास्तविक आंकड़े हैं, वे कहीं ज्यादा डराने वाले हैं। अब जरा इस पूरे विवाद को एक कदम पीछे हटकर समझते हैं। जिस देश में यह कानून लाया जा रहा है, उसकी उच्च शिक्षा व्यवस्था आज किस हालत में खड़ी है? भारत में 700 से ज्यादा विश्वविद्यालय और हजारों कॉलेज मौजूद हैं। संख्या के लिहाज से हम दुनिया के बड़े देशों में हैं, लेकिन गुणवत्ता के मामले में तस्वीर बिल्कुल उलटी है। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी स्थायी रूप से जगह नहीं बना पाती। टॉप 500 की सूची में भी गिनती की कुछ संस्थाएं ही दिखाई देती हैं। इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद हम वैश्विक शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार पीछे छूटते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में डिग्री लेने वाले युवाओं में से सिर्फ 51 से 56% छात्र ही नौकरी के योग्य माने जाते हैं।
मतलब हर दूसरा छात्र डिग्री लेकर भी काम के लायक नहीं है। कंपनियां साफ कहती हैं डिग्री है लेकिन स्किल नहीं, थ्योरी है लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं। यही वजह है कि लाखों युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बेरोजगारी और असुरक्षा से जूझते हैं। और इस असुरक्षा की कीमत सिर्फ बेरोजगारी तक सीमित नहीं रहती, यह सीधे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर वार करती है। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे उसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। सरकार के खुद अपने आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में हर साल हजारों छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। हाल के वर्षों में यह संख्या लगभग 13 से 14 हजार प्रतिवर्ष तक पहुंच चुकी है। यानी औसतन हर महीने 1100 से ज्यादा छात्र, हर दिन लगभग 35 से 40 छात्र और लगभग हर घंटे 1 से अधिक छात्र अपनी जान दे देता है। जरा सोचिए, हर घंटे एक परिवार अपना बच्चा खो रहा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस शिक्षा व्यवस्था की असफलता का प्रमाण है जो छात्रों को भविष्य देने के बजाय डर, दबाव और निराशा दे रही है। जब पढ़ाई अवसर की जगह अवसाद बन जाए, जब डिग्री उम्मीद की जगह चिंता बन जाए और जब कैंपस सपनों की जगह डिप्रेशन सेंटर बन जाए, तो समस्या सिर्फ एकेडमिक नहीं रहती बल्कि मानवीय त्रासदी बन जाती है। अब अगर इन आत्महत्याओं के कारणों पर सरसरी नजर डालें तो तस्वीर और भी भयावह दिखाई देती है। कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं सालों की मेहनत एक रात में बेकार हो जाती है, कहीं अत्यधिक अकादमिक दबाव बच्चों को मशीन बना देता है, कहीं कोचिंग और कॉलेजों का शिक्षा माफिया सिर्फ फीस वसूलने का कारोबार चला रहा है, कहीं निजी संस्थान शिक्षा को सेवा नहीं बल्कि एक मुनाफे के व्यवसाय की तरह चला रहे हैं, कहीं फैकल्टी की कमी, पुराना सिलेबस और प्लेसमेंट का अभाव छात्रों को भविष्यहीन बना देता है और ऊपर से परिवार और समाज की अपेक्षाएं नौकरी चाहिए वरना असफल हो। ऐसे माहौल में छात्र पढ़ नहीं रहा होता, वह रोज सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा होता है। सोचिए, जहां शिक्षा प्रेरणा देनी चाहिए वहां डर मिल रहा है, जहां अवसर मिलने चाहिए वहां अनिश्चितता मिल रही है, जहां सपने बनने चाहिए वहां निराशा पनप रही है। पहले ही दुनिया भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को डिग्री फैक्ट्री सिस्टम कहकर आलोचना करती थी, लेकिन अगर यही हाल रहा तो क्या हम अनजाने में स्टूडेंट स्लॉटर सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि जब सिस्टम डिग्रियां तो बांटता है लेकिन उम्मीद, करियर और मानसिक सुरक्षा नहीं, तो वह सिर्फ शिक्षा तंत्र नहीं रह जाता, वह युवाओं के सपनों को कुचलने वाली मशीन बन जाता है। विश्वविद्यालयों के भीतर हालात और भी गंभीर हैं। कई संस्थानों में फैकल्टी की भारी कमी है, लैब्स पुरानी हैं, सिलेबस इंडस्ट्री से कट चुका है, रिसर्च और इनोवेशन बेहद कमजोर हैं। कई कॉलेज सिर्फ नाम के कॉलेज बन चुके हैं जहां पढ़ाई कम और डिग्री बांटना ज्यादा होता है। इसी कारण भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को कई वैश्विक रिपोर्ट्स में डिग्री फैक्ट्री सिस्टम कहा गया है। जब कोई सिस्टम मजबूत होता है तो नियम सहारा बनते हैं, लेकिन जब सिस्टम कमजोर होता है तो वही नियम डर और अस्थिरता पैदा करते हैं। यही वजह है कि यूजीसी के इस नए नियम पर सवाल सिर्फ भेदभाव तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि जब शिक्षा व्यवस्था खुद बीमार है तो इलाज अस्पताल का होना चाहिए या पुलिस चौकी में? हम यह नहीं कह रहे कि शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव की समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए, बल्कि हम कह रहे हैं कि एक भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल प्राथमिकता का है। अगर किसी अस्पताल में दवाइयां नहीं हो, ऑक्सीजन न हो, डॉक्टर गायब हो, मरीज मर रहे हो और प्रबंधन दीवारों का रंग तय करने में व्यस्त हो, तो क्या यह एक भद्दा मजाक नहीं लगेगा? लेकिन यही मजाक आज हमारी शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई बन चुका है। हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की जगह कैंपस में नए विभाजन खड़े करने वाले कानून बना रहे हैं जो जाति देखकर पीड़ित और दोषी तय करेगा, और यहीं से यह मुद्दा शिक्षा नीति का नहीं राजनीति का बन जाता है। भारत में जिस घटना को आधार बनाकर पहली बार इस तरह के सख्त कानूनों की मांग तेज हुई, वह था यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला। इस घटना को जातिगत भेदभाव से जोड़कर प्रस्तुत किया गया और इसी आधार पर एक कठोर कानून की मांग उठने लगी। कर्नाटक सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए एक सख्त कानून लागू किया जिसे रोहित वेमुला एक्ट कहा गया। उस समय व्यापक रूप से यह प्रचारित किया गया कि उनकी आत्महत्या जातिगत भेदभाव का परिणाम थी। लेकिन लगभग एक दशक बाद एक तथ्य स्पष्ट है, किसी भी आधिकारिक जांच में जातिगत भेदभाव को आत्महत्या का प्रत्यक्ष कारण सिद्ध नहीं किया जा सका, न न्यायिक जांच में, न प्रशासनिक रिपोर्ट में। इसके विपरीत जिला स्तरीय समिति और तेलंगाना पुलिस की 2024 की क्लोजर रिपोर्ट में जाति प्रमाण पत्र को लेकर गंभीर विसंगतियों की बात कही गई।
रिपोर्ट्स के अनुसार वे अनुसूचित जाति के बजाय वडेरा समुदाय के ओबीसी श्रेणी से संबंधित पाए गए। जांच एजेंसियों ने कहा कि लंबा कानूनी विवाद, पहचान से जुड़ा दबाव और मानसिक तनाव अवसाद के प्रमुख कारण हो सकते हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव एक प्रमाणित कारण के रूप में सामने नहीं आया। इसके बावजूद इसी घटना को नैतिक आधार बनाकर एक कठोर कानून खड़ा किया गया और आज उसी उदाहरण को दोहराते हुए यूजीसी स्तर पर नया ढांचा लाने का प्रयास किया गया है। ऐसे आंकड़ों के सहारे जिनकी व्याख्या अधूरी है और संदर्भ सेलेक्टिव, यहीं से सवाल उठता है, क्या नीतियां तथ्यों पर बन रही हैं या फिर एक स्थापित नैरेटिव पर? और यहीं से वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति जन्म लेती है। अब यहाँ एक असहज लेकिन जरूरी सवाल उठता है, जब यह कानून बनाया जा रहा था तो इसके असर पर सबसे पहले किसने सोचा? छात्रों ने, शिक्षकों ने, या फिर उन नेताओं ने जो खुद को जनप्रतिनिधि कहते हैं? चुनाव के समय यही नेता कहते हैं, सबका साथ सबका विकास होगा, हम भेदभाव नहीं होने देंगे, हम समान अवसर की बात करते हैं। लेकिन सत्ता में पहुंचते ही यही नेता उन नीतियों पर चुप हो जाते हैं जो सीधे छात्रों के एक विशेष वर्ग को प्रभावित करती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि विरोध करने से वोट बैंक नाराज हो सकता है और समर्थन करने से कुर्सी सुरक्षित रहती है। यही वह बिंदु है जहां जनहित पीछे छूट जाता है और राजनीति आगे आ जाती है। यह लड़ाई आरक्षण की नहीं है, बल्कि यह एक सवाल है कि जब कानून स्पष्ट रूप से असंतुलित हो तो क्या प्रतिनिधि का काम चुप रहना होता है या सवाल उठाना? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज विरोध नहीं, चुप्पी होती है, और उस चुप्पी से निकलता है ड्रैकोनियन लॉ। अब जरा इस कानून की असली समस्या को समझिए। यह बहस भावना की नहीं है, यह बहस नीयत की भी नहीं है, यह बहस है कानून की संरचना की। आलोचकों का कहना है कि यूजीसी का यह नया नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से सीधा टकराता है, क्योंकि संविधान कहता है कानून सबके लिए बराबर होगा। लेकिन यह नियम पहले ही तय कर देता है कि कौन संभावित पीड़ित माना जाएगा और कौन दोषी माना जाएगा। यहीं से कानून न्याय का माध्यम नहीं रह जाता, बल्कि वर्गीकरण और विभाजन का औजार बन जाता है। इस नियम का दूसरा और सबसे खतरनाक लूप होल है मैलिशियस कंप्लेंट, यानी दुर्भावनापूर्ण शिकायत। इस कानून में अगर कोई शिकायत झूठी साबित भी हो जाए तो शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। मतलब झूठा आरोप लगाने वाला पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन निर्दोष असुरक्षित। यहीं से कानून सुरक्षा से फिसलकर कानूनी ब्लैकमेल में बदलने लगता है। और यह कोई नई कहानी नहीं है, दुनिया पहले भी ऐसे कानूनों के परिणाम देख चुकी है। ऐसा ही एक कानून पाकिस्तान का ईशनिंदा कानून है, जो तथाकथित तौर पर धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन कानून की बनावट ऐसी थी कि आरोप लगते ही गिरफ्तारी, जांच और न्याय बहुत बाद में। नतीजा, दोष सिद्ध होने की दर बेहद कम, लेकिन दुरुपयोग अत्यधिक। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें बताती हैं कि इस कानून का इस्तेमाल निजी दुश्मनी, जमीन विवाद और रंजिश निकालने के लिए वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि शिकायतकर्ता को असीमित शक्ति मिली और आरोपी से ड्यू प्रोसेस छीन लिया गया। चीन में हुलिगनिज्म कानून लागू था, लेकिन गुंडागर्दी और अनैतिक व्यवहार जैसे शब्द जानबूझकर अस्पष्ट रखे गए। सरकार जिसे चाहे अपराधी घोषित कर सकती थी। छात्र हो या असहमति रखने वाले नागरिक, कोई भी निशाना बन सकता था। अत्यधिक दुरुपयोग के कारण आखिरकार यह कानून हटाना पड़ा। अमेरिका का रेड फ्लैग और टाइटल 9 कानून संभावित खतरे के नाम पर बिना मुकदमा अधिकार छीन सकता है। टाइटल 9 में भी ड्यू प्रोसेस के बिना छात्रों को निष्कासित किया गया। नतीजा, हजारों मुकदमे अदालतों तक पहुंचे और अदालतों ने साफ कहा, आरोपी को सुने बिना न्याय संभव नहीं। भारत में भी ऐसा इतिहास मौजूद है। धारा 498 दहेज विरोधी कानून मंशा सही थी, लेकिन बिना जांच तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान ने झूठे केसेस और दुरुपयोग मामले इतने ज्यादा आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के एक मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। अदालत ने इसे कानूनी आतंकवाद तक कहा। इसी तरह SC/ST एक्ट झूठे मामलों में भी बिना प्रारंभिक जांच के गिरफ्तारी की वजह से कानून पर आज भी गंभीर सवाल है। अब आलोचक यही सवाल पूछ रहे हैं, जब दुनिया और भारत दोनों जगह यह साफ दिख चुका है कि असीमित शक्ति, अस्पष्ट परिभाषाएं और कमजोर सेफगार्ड्स कानून को सुधार नहीं, दमन का औजार बना देते हैं, तो क्या यूजीसी का यह नया नियम उन्हीं गलतियों को एक बार फिर दोहरा रहा है, जहां नियत पर भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है लेकिन संरचना पर नहीं, और जहां न्याय से पहले डर पैदा होने का खतरा सबसे ज्यादा है? अब सवाल यह नहीं कि कानून कागज पर कैसा दिखता है, सवाल यह है जमीन पर उतरकर वह कैंपस को क्या बना देता है।
विश्वविद्यालय भरोसे पर चलते हैं। लेकिन जब कानून में आरोप पहले और जांच बाद में हो, झूठी शिकायत पर सजा न हो और संस्थान डर के दबाव में काम करे, तो पढ़ाई का माहौल धीरे धीरे भय में बदल जाता है। छात्र सवाल पूछने से डरते हैं, शिक्षक बोलने से बचते हैं, सामान्य बहस भी शिकायत बन जाती है। और जब हर बात कानूनी खतरे से देखी जाए तो शिक्षा नहीं है चलती, सिर्फ फाइलें चलती हैं। कैंपस प्रयोगशाला नहीं रहता, निगरानी क्षेत्र बन जाता है। इसी को शिक्षाविद एकेडमिक चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। जहां कानून बचता है, संवाद मर जाता है। तो सवाल यह है कि क्या यह सुधार है या फिर डर पैदा करने वाला एक और कानून? क्योंकि जो कानून भरोसा नहीं देता वह न्याय नहीं देता, सिर्फ भय देता है। जैसे जैसे यह विवाद गहरा हुआ, मामला सीधे देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने इस पूरे ढांचे पर कुछ बेहद स्पष्ट और तीखी टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि दुरुपयोग का स्पष्ट जोखिम पैदा होता है। कोर्ट ने सवाल उठाया, क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां समाज फिर से पुराने सामाजिक विभाजन की ओर लौटने लगे? यह सिर्फ तकनीकी आपत्ति नहीं थी, बल्कि संविधान की मर्यादा पर सीधी चिंता थी। कोर्ट ने यह भी आशंका जताई कि बिना संशोधन लागू होने पर यह नियम समानता, निष्पक्षता और ड्यू प्रोसेस जैसे मूल संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ जा सकते हैं। और इन्हीं कठोर टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों पर स्टे लगा दिया। और सबसे अहम सवाल, जब नीति बनाने वालों के अपने बच्चे इस सिस्टम के दायरे में आते ही नहीं, जब वे विदेशों की सुरक्षित यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो क्या वे सच में समझ सकते हैं कि इस कानून का असर एक आम भारतीय छात्र पर क्या पड़ेगा? यह वीडियो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, यह किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। यह सवाल है शक्ति और जवाबदेही के बीच टूटते संतुलन का। भेदभाव को खत्म करना जरूरी है, लेकिन ऐसा कानून बनाकर नहीं जो खुद भेदभावपूर्ण बन जाए। न्याय जरूरी है, लेकिन ऐसा न्याय नहीं जो डर पैदा करे। समानता जरूरी है, लेकिन ऐसी समानता नहीं जो कुछ लोगों को दिखाई दे और कुछ को अदृश्य बना दे। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस कानून पर रोक लगाई, क्योंकि अदालत ने समझा अगर समय रहते हस्तक्षेप नहीं हुआ तो हालात गंभीर हो सकते थे। सवाल ये नहीं है कि कानून क्यों लाया गया, सवाल ये है कि किस सोच के साथ लाया गया। क्योंकि कानून जब बिना संतुलन के बनते हैं तो वे समाज को आगे नहीं ले जाते, वे उसे पीछे धकेल देते हैं। और लोकतंत्र में पीछे लौटना विकल्प नहीं होता। यही वजह है कि यह बहस सिर्फ यूजीसी के नियमों पर नहीं है, बल्कि हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, यह बहस इस बात पर भी है। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे जब यही सवाल पूछेंगी कि जब हमारे सामने पहले ही बड़ी चुनौतियां थी और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता थी, उसे छोड़कर ठीक उसी समय जब एक असंतुलित कानून लाया गया, तब हमने क्या चुना? आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपने क्या चुना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।